हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, मैं हर रोज़ सुबह 8:45 पे एक्सक्लूडिंग सैटरडे, जहाँ पे मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस देता हूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडियन शेयर्स का कोई एक शेयर जो जिसमें पोटेंशियल हुआ एनालिसिस करता हूँ। पर्टिकुलर वीडियो आपको रोज़ सुबह 8:45 में मिलता होगा। अगर जिसको नहीं पता है तो ये एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे भी रख सकते हैं। तो आप सुबह 8:45 को चेक कीजिए, क्योंकि शाम को जितने वीडियोस रहते हैं वो यूएस स्टॉक या ग्लोबल स्टॉक से रिलेटेड रहते हैं। नाउ ये जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा होगा और ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं क्योंकि यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म पे ही फोकस करता हूँ। तो मैं यहाँ पे देखिए आपके सामने निफ्टी के स्टॉक्स है, पूरे निफ्टी के 50-51 जो स्टॉक्स है, 50-51 निफ्टी 50 के, उसमें से मैं कुछ बिगेस्ट ऑफ द बिग ब्लू चिप्स जिसको बोलते हैं, मैं वो शेयर्स को उठाऊंगा और उसमें हम एनालाइज करेंगे कि जब बड़ा ट्रेंड है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, क्या है, उस पे ना फोकस करते हुए हम सिर्फ ट्रेंड पे फोकस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ट्रेंड आपको क्या कह रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हम बजट 2023 से एक हफ्ता ही दूर हैं। दूसरी बात ऐसी है कि आपको लगेगा कि बजट से पहले तो कोई या बजट के बाद कोई चेंज हो जाएगा। देखिए, शेयर का ट्रेंड चेंज नहीं होता है। वो एक दो दिन, 3-4 दिन का जो भी रहता है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस किसी कंपनी का पूरा बिजनेस ही चेंज हो गया, किसी कंपनी का पूरा प्लानिंग प्रोसेस ही चेंज हो गया, अगर बजट बजट कुछ ऐसा करता है तब दूसरी बात है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कुछ दिन के प्राइस के नीचे ऊपर जाने से ये ट्रेंड चेंज नहीं होते हैं। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, और अगर आपका परसेप्शन है तो ऐसा परसेप्शन है तो वो गलत है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स या सिलेक्टेड शेयर्स को चेक करूंगा और देखेंगे उसमें हमारे पास ट्रेंड क्या इंडिकेट कर रहा है। और मैं फिलहाल सिर्फ ट्रेंड के बारे में बताऊंगा, स्पेसिफिक लेवल्स हो या ना हो वो मैटर नहीं करता है, इस पे मैं उस पर ज़्यादा नहीं फोकस करूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं नीचे से। देखिए, सबसे पहला जो शेयर है ये यहाँ पे नीचे अदानी पोर्ट का है। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया और ये मैंने पेस्ट किया। अदानी पोर्ट का ये हम चाहेंगे, ये देखिए, ये है आपका मंथली चार्ट या लॉन्ग टर्म चार्ट। अभी आप देखिए यहाँ पे जो प्राइस है, अगर आप प्राइस को देखेंगे तो इस तरीके का कुछ ट्रेंड है, और नीचे आपका सपोर्ट लेवल है ये, राइट, ये आपका सपोर्ट लेवल है। ये ग्रामोफोन जैसा पैटर्न है, पूरे तरीके से तो नहीं है लेकिन ऊपर हायर हाइज बना रहा है। यहाँ पे आपको जो चीज़ पे ध्यान देना है वो है 647 का जो लेवल है ना, इस पे। प्लस आपको और क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिकेटर्स, ये यहाँ पे देखिए दोनों इंडिकेटर्स नेगेटिव हो चुके हैं, और मैं मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहली बात तो इंडिकेशन जो है लॉन्ग टर्म का वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। लेकिन लेवल्स पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे 647 का जो लेवल है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और अगर 647 के नीचे गया शेयर, इसको छोड़ के मैं ऐसा भी बना सकता हूँ यहाँ पे, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो अगर 647 के नीचे अदानी पोर्ट्स का शेयर ट्रेड करना शुरू करता है तो समझ लीजिए डाउन साइड ओपन हो जाएगा। और अगर आप अपसाइड का सोच रहे हैं फिलहाल, तो जो इंडिकेटर्स है ऐसा कुछ इंडिकेट नहीं कर रहा है, ये रेंज में ही रहेगा, 647 नीचे और ऊपर 919। लेकिन जो ट्रेंड इंडिकेशन है आने वाले ये हफ्तों और महीनों के होते हैं, तो वो नेगेटिविटी की ओर इशारा कर रहे हैं, ना कि पॉजिटिविटी की ओर, राइट। तो ये हो गया, और ख़ासकर ध्यान रखिए कि 647 के नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं, चलिए एसबीआई का ले लेते हैं, क्योंकि पीएसयू बैंक में अकेला ही है, ठीक है, जो इतना बड़ा फंड मैनेज करता है या जिसका इतना बड़ा बिजनेस है, ना ही सिर्फ पीएसयू बैंक में बट अक्रॉस द, आप बोल सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा जो अकाउंट है वो एसबीआई का ही है। तो एसबीआई का अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे आप देखिए एसबीआई का अगर आप चार्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे भी पहली बात तो आपको वही चीज़ नज़र आएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडिकेटर्स देखिए,
नीचे की तरफ। मैं वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे वीकली और मंथली चार्ट के बारे में ही डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे भी जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट बन रहा है कुछ इस तरीके का है फिलहाल। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, मैं उसको अगर कनेक्ट करता हूँ तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे आपको ट्रेंड बनता हुआ नज़र आएगा। राइट, तो यहाँ पे जो करेक्शन शुरू हुआ है, ऐसा लगता है यहाँ पे जो आपका सपोर्ट आने वाला है ना वो कहीं ये जो जोन है 450 से 500 के बीच में, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये सपोर्ट ना टूट जाए, क्योंकि ये सपोर्ट टूट गया तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। राइट, तो ये ध्यान रखिए। और हमारा फ़िलहाल तो रेजिस्टेंस है 650 का, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेंड शुरू हुआ है वो डाउन साइड को इंडिकेट कर रहा है, अप साइड को नहीं। नेक्स्ट 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 ऐसे मैं बैंक का कर लिया हूँ, तो बैंक का बाद में देखेंगे। HDFC बैंक को टच नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी SBI का चेक कर लिया है। चलिए सिप्ला का देखते हैं, एक एक सेक्टर का भी हो जाएगा उस हिसाब से। सिप्ला का देखते हैं क्योंकि ये एक बहुत रेजिलिएंट स्टॉक रहा है। ये रहा सिप्ला का चार्ट। और ये देखिए सिप्ला के चार्ट में भी आपको क्या देखने मिलेगा, सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड। यहाँ पे मोमेंटम जो है और ये जो ट्रेंड है ना, इतने बड़े बड़े ट्रेंड है, ये आपको पॉजिटिविटी तो नहीं दिखा रहा है। नो डाउट ये कितना गिरेगा, क्योंकि ये इंडेक्स के शेयर्स है, इनमें अगर 20% भी करेक्शन आ जाए बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, लेकिन आपको ये तो ज़रूर मानना पड़ेगा, आप माने ना माने, आपने अगर इन्वेस्ट किया तो आपको रुकना पड़ेगा इसमें। ठीक है, और सिप्ला में, और देखिए मैं इसमें ये प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता, या फिर मैं ऐसा कुछ नहीं सोच सकता कि यहाँ पे 50-60% गिरेगा, नहीं होगा। ये इंडिकेटर्स हैं, जैसे गर्म होते हैं वैसे ही शांत हो जाते हैं, लेकिन उस बीच में प्राइस जो है वो बदल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम कम से कम भी देखें तो आने वाले समय में, और ये इंडेक्स स्टॉक हमेशा मैक्सिमम जो रहते हैं ना वो धीरे 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 चलते हैं, तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं सिप्ला जो है 850-55 के सपोर्ट की ओर बढ़ रहा है। कंडीशन इसमें भी क्या है, 855 के नीचे ये ट्रेंड ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा। तो अभी तक तो हमने 3 ही देखे, और 2 देखते हैं, उसके बाद मुझे जो थॉट आएगा वो बताऊंगा। चलिए IT में इन्फोसिस और TCS है वो बड़े हैं, टेक महिंद्रा को देखने से अच्छा उसको देखें। अपोलो हॉस्पिटल अपने में सबसे बड़ा है मेडिकल और हॉस्पिटल में। तो अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट देखते हैं। ठीक है, नो डाउट ये बहुत बड़ा परफॉर्मर रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी जो ट्रेंड है ये डाउन ट्रेंड। यहाँ पे इंडिकेटर्स, यहाँ पे चलिए इंडिकेटर्स के बारे में मैं एक और चेक कर लूँ फिर बताऊँगा कि इंडिकेटर्स क्या है ना, कि सैंपल, यहाँ पे सैंपल कलेक्शन जैसा काम कर रहा हूँ, सैंपल कलेक्ट हो जावे तो हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है ना अपोलो हॉस्पिटल का, वो देखिए वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, वो कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है वो क्या कहता है कि जो आपका सपोर्ट बनेगा ना वो 3370, ये जो प्रीवियस सपोर्ट है इसके आसपास, मई 2022 का यहाँ पे सपोर्ट बनेगा। और ये ट्रेंड टूटने के लिए 4750 के ऊपर अपोलो हॉस्पिटल को सस्टेन करना पड़ेगा। ये ऊपर जाता है कोई बात नहीं, लेकिन इस रेंज के अंदर, ये फ्लैग पैटर्न के अंदर रहता है ना, तो हम बढ़ रहे हैं आने वाले हफ्तों और महीनों में 3378 के सपोर्ट की ओर। ठीक है, ये चौथा हो गया। पांचवा, चलिए इसके बाद, हाँ सबसे बड़ा तो यही है भाई सीमेंट में, अल्ट्राटेक। ठीक है, चलिए भाई इस सीमेंट में कितनी जान है देखते हैं। तो ये अल्ट्राटेक का चार्ट है, और अल्ट्राटेक का चार्ट ये देखिए, यहाँ पे भी ये मोमेंटम आप देख रहे हैं गिरता हुआ, ये यहाँ से शुरू हुआ मोमेंटम गिरना। तो बहुत लोग यहाँ से खरीदे भी होंगे, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ, उसके बाद कुछ महीने चला ये शेयर, उसके बाद धड़ाम से गिरा नीचे, फिर ये उठ रहा है, अब ये फिर से नीचे गिर रहा है। तो अल्ट्राटेक शेयर का भी जो चार्ट है
वो आपको क्या बता रहा है, राइट? वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? ये देखिए, ये है अल्ट्राटेक, और अल्ट्राटेक का भी जो चार्ट है अभी हमने देखा अपोलो हॉस्पिटल का, उस तरीके का ही कुछ है। तो अल्ट्राटेक अगर 7430 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो हम बढ़ रहे हैं 5000 की ओर। हम बढ़ रहे हैं आने वाले हफ्तों और महीनों में 5000 की ओर, जहां से आपको बाउंस बैक दिखेगा। यहाँ पे क्लियर हो गया चीज़। देखिए, मैं फिर से बोलूँगा, मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म ट्रेंड बोल रहा हूँ। इस 5 मिनट में क्या हुआ, 1 घंटे बाद क्या हुआ, वो सब चिंदी चोरी एनालिसिस चाहिए। वैसे चिंदी चोरी मैं इस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि जो प्रोफेशनल है उनके लिए वो ब्रेड एंड बटर है, और वो डिसिप्लिन तरीके से करते हैं। बहुत लोग क्या है कि आज क्या हुआ कल क्या हुआ कर कर के खुद भी परेशान होते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें मत कीजिए जो आपको समझ में नहीं आता है। जो प्रोफेशनली इसको करते हैं, जो इसको सीखते हैं, दे आर डिफरेंट पीपल, और वो बहुत गिने चुने होते हैं। वो ऐसे नहीं होता कि मैंने आज खरीद लिया, उसके बाद 1 घंटे बाद खोल के देख रहा हूँ कि शेयर का प्राइस क्या है। उस तरीके का काम मत कीजिए। तो यहाँ पे अल्ट्राटेक भी सीमेंट जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव है, और इंडिकेटर्स ख़राब हो चुके हैं। तो अभी तक मैंने 5 शेयर, या हमने, सॉरी हमने मुझे कहना चाहिए, हमने 5 शेयर्स देखे, जिसमें से एक आपका पोर्ट से रिलेटेड था, इंजीनियरिंग, दूसरा आपका बैंकिंग से रिलेटेड था, तीसरा फार्मा, चौथा हॉस्पिटल, पांचवा सीमेंट। अब देखिए, पांचों के ट्रेंड खराब हो चुके हैं। और ये छोटी कंपनीज नहीं है, ये बड़ी कंपनीज है। पांचों के ट्रेंड जो है वो खराब हो चुके हैं, और इंडिकेटर्स जो है वो कहीं ना कहीं कहीं से भी पॉजिटिविटी का एहसास नहीं दिला रहे, राइट? ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, अगले कुछ हफ्तों और महीनों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अगले कुछ दिनों की बात नहीं कर रहा हूँ। और इसका एक इम्पैक्ट आता है, धीरे 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 ही सही, इसका एक इम्पैक्ट आता है। अगर तेज़ गिरावट हुई तो आपको पता चल जाएगा, नहीं हुआ तो धीरे धीरे बाजार रिश्ता रिश्ता नीचे जाएगा। और उसमें क्या होता है प्रॉब्लम, कि आपने शेयर तो खरीद लिए, लेकिन उसके बाद वो चलेगा नहीं चलेगा, कब तक बैठना पड़ेगा, वो वाली बात आ जाती है। ठीक है, चलिए मीनवाइल यहाँ पे मैं आईसीआईसीआई बैंक भी चेक कर लेता हूँ। मैंने सोचा इसमें 10-15 शेयर कवर करूंगा। यहाँ पे शेयर कवर करना मेरा इंटेंशन नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सबसे बड़ी कंपनीज है तो इनके थ्रू बाजार का मूड माहौल समझना भी एक इंटेंशन है, ताकि आपको दोनों चीज़ें हो, एक तो शेयर एनालिसिस भी, दूसरा कि बाजार का मूड कैसा है। अब ये देखिए, कॉरपोरेट का सबसे बड़ा लेंडर आईसीआईसीआई बैंक, सिमिलर काइंड ऑफ ये टॉपिंग आउट हुआ है। और यहाँ पे आप समझ लीजिए, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक पे बहुत ज़्यादा बुलिश है ना, तो यहाँ पे इंडिकेटर्स चेक कर लीजिए। आपको बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, इंडिकेटर्स कुछ और इशारा कर रहे हैं। इंडिकेटर्स बिल्कुल कुछ और इशारा कर रहे हैं, और ये इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पैटर्न है वो स्ट्रेच्ड हो चुका है। तो अननेसेसरी रिस्क यहाँ पे आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अननेसेसरी रिस्क आप मत लीजिए, ट्रैप हो जाएंगे। और जहाँ तक आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट का सवाल है, अब देखिए कि आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट क्या इशारा कर रहा है। ये देखिए, ठीक है, और ये आपका ये हाई के आसपास, और ये यहाँ पे। तो चांसेस क्या है, ये आपका पूरा रेंज बना दिया, लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि 836-37 या 839 के नीचे ये सस्टेन नहीं करना चाहिए। अगर आईसीआईसीआई बैंक 839 के नीचे सस्टेन करना शुरू हो जाता है तो आगे 780, और उसके बाद हम चले जाएंगे सीधा, यहाँ पे देखिए, 647 से 680 के बीच में आने वाले हफ्तों और महीनों में। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लैरिटी दिख रहा है। अब ये आपके जो इंडिकेटर्स है वो कब शांत होंगे, राइट, ये समझने वाली बात है। और ये इतने जल्दी शांत नहीं होंगे, मैंने जैसे कि कहा कुछ देर पहले कि ये कई हफ्तों से कई महीने लग जाएंगे। ये बात आप बिल्कुल लिख के रख लीजिए, ठीक है, 1-2 दिन की बात नहीं है। चलिए, सबसे बड़ा देश का कंस्ट्रक्शन, L&T, लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो नो डाउट ये ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है ये शेयर, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही
जो इंडिकेटर से वो कुछ भी बोले, या हिलटा लुलटा नहीं है। तो लार्सन एंड ट्यूब्रो, इसमें शायद ऐसा लगता है कि कुछ अपसाइड और बाकी है। ठीक है, इसका ट्रेंड उतना पॉजिटिव नहीं है, चेंज नहीं हुआ है अगर आप डाउन साइड या अपसाइड देखें, लेकिन फिर भी कॉशन के तौर पे यहाँ पे, क्योंकि जब मैं बाज़ार रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बाज़ार आज अच्छे खासे गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो इन दैट केस हमें क्या ध्यान देना है कि एलएनटी का जो ट्रेंड है वो किस तरीके का है। तो एलएनटी में मैं दो तरफ ध्यान दूंगा, राइट। ये देखिए, यहाँ पे मुझे ये मेक श्योर करना है कि एलएनटी का जो प्राइस चार्ट है वो 2090 के ऊपर सस्टेन करे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये 2090 के नीचे चले जाता है, तो फिर यहाँ पे 1500 से लेके 1560 से लेके 1600 तक के डाउन साइड खुल जाएंगे। ये इस तरीके से फिर ट्रेंड कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसा बदल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आप। तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है, यहाँ पे ज़रूरी है कि 2090 के ऊपर एलएनटी का प्राइस चार्ट टिके। इसके बाद अगला कौन सा है बड़ा, एसबीआई, विप्रो, एशियन पेंट। पेंट में तो यही है भाई, पेंट का बादशाह तो एशियन पेंट ही है। तो एशियन पेंट में हम चलते हैं और देखते हैं एशियन पेंट क्या इंडिकेट कर रहा है। देखिए, एशियन पेंट का ट्रेंड जो है पहले ही ख़राब हो चुका है। ये मैंने इससे पहले भी देखा था। तो इसका ट्रेंड जो है, यहाँ पे जो चीज़ आपको ध्यान देना है ना, एक्चुअली ये सपोर्ट के आसपास आ रहा है। अब सपोर्ट से क्या करता है, ये ट्रेंड को मैं कई महीने पहले ही मैंने देख लिया था, तो मुझे पता है यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जिनके ट्रेंड याद रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारे शेयर्स के ट्रेंड याद है इसीलिए उधर टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बताना ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन जब रहे ना आपके साथ, वो एक एडिशनल, वो मोस्ट इम्प्रेसिव टूल होता है मेरे हिसाब से। तो एडिशनल मैं बोलने वाला था। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि एशियन पेंट 2868 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 2868 के नीचे, तो हम कहाँ बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं 2615 और 2555 की ओर। अब मज़े की बात यह है कि एशियन पेंट का जो शेयर है ना, ये 2550 के नीचे नहीं गिरना चाहिए, अदरवाइज़ ये एक रेंज ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये एक बड़ा सपोर्ट है जो 1-1.5 साल से प्ले आउट हो रहा है, लेकिन इस रेंज के नीचे हमें नहीं जाना, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे भी फिलहाल आपको दिख रहा है कि सपोर्ट के आसपास आने वाला है, लेकिन ये सपोर्ट ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। अगर नहीं होता है तो यहाँ पे कुछ हफ्ते और महीने ये रेंज में ही बिताएगा। समझ लीजिए 2022 शायद रेंज के अंदर ही चले जाए, लेकिन ये बात की बात है। इसके बाद देखिए, पार्डन, ये देखिए सबसे बहुचर्चित शेयर, ठीक है। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो इसको 50-60 रुपए के भाव से होल्ड कर रहे हैं। तो वो मतलब समझ लीजिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीग में ही है वो लोग। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं जूम करूँ तो ये पहला महीना जो करेक्शन शुरू हुआ है, और ये आप देखिए कि कैसा स्ट्रेच हो चुका है। यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है वो स्ट्रेच्ड और टॉपिंग आउट यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल करेक्शन शुरू ही हुआ है। नो डाउट ये एक ऐसा शेयर है, अदानी एंटरप्राइज, ये वीकली चार्ट देखिए आप, यहाँ पे इंडिकेटर सब देख रहे हैं। नो डाउट ये एक ऐसा शेयर है जहाँ पे शॉर्ट करने से पहले 50 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आप शॉर्ट करेंगे खरीदारी आ जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो लॉन्ग इंट्राडे में क्या हो रहा है उससे मेरे को मतलब नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है ना वो कुछ और इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जो सबसे पहला लेवल देखना है वो है 3114 का, ठीक है। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए अदानी एंटरप्राइज, क्योंकि अगर इसके नीचे जाता है तो आप देखिए जो डाउन साइड ओपन होता है ना यहाँ पे, या जो सपोर्ट आपका निकलेगा, वो कहीं ना कहीं आपको 2100 से 2300 के बीच में आपको ले जा सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये शुरू ही हुआ है, अब ये धीरे 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 ऊपर नीचे होएगा, लेकिन ये शुरू ही हुआ है अदानी एंटरप्राइजेस में।
ठीक है। और ये हाई बीटा काउंटर है, जिस तरीके से दंदना के ऊपर जाता है ना उसी तरीके से नीचे भी आएगा। इट डज़ नॉट मैटर कि शेयर किस कैटेगरी का है, और वो ब्लू चिप है या रेड चिप है या मिस चिप है, जो भी है। लेकिन बात ऐसी है कि वो ग्रेविटी के जैसा काम करता है, जितनी तेज़ी से ऊपर जाएगा उतनी तेज़ी से नीचे भी आएगा। ठीक है। उसके बाद हाँ, ये कॉन्ग्लोमरेट है जिसके बारे में हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन ग्रासिम बहुत लोगों को पता नहीं कि वो क्या क्या करता है। तो इस कॉन्ग्लोमरेट को भी देखते हैं भाई, बिना डिस्कस किए होगा नहीं। यहाँ पे आप देखिए सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न, मतलब आप समझ लीजिए, मैं यहाँ पे आपको निफ्टी का भी एक कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि जहाँ पे इतने बड़े बड़े शेयर्स का आप चार्ट पैटर्न देख रहे हैं कि किस तरीके से टॉपिंग आउट हो रहा है। तो इस तरीके के पैटर्न में ये सोचना कि बाजार ऊपर जाएगा, आप छोड़ दीजिए कि न्यूज़ फंडामेंटल न्यूज़ क्या है बाजार में। ठीक है। अब फिलहाल मैं अगर आप प्राइस ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, तो आप फिलहाल प्राइस ट्रेंड को देखते हैं, तो यहाँ पे प्राइस और प्राइस का एनालिसिस करके हमें ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंडिकेशन तो नहीं मिल रहा है। 8-10 तो कर ही लिए मैंने यहाँ पे आपके सामने, हमने 8-10 शेयर तो देख ही लिया है। तो यहाँ पे देखिए ग्रासिम ने रेजिस्टेंस बनाया है 1824 से 1890 95 के बीच में, और ये किधर जा रहा है, ये जा रहा है 1260 से 1290 के बीच में। ठीक है। और ये अपने सपोर्ट पे 100 डे मूविंग एवरेज के सिंपल, ये एसएमएस हैं, ये जो हरी लाइन है वो सिंपल मूविंग एवरेजेस है, 100 डे पे टिका है। एक बार इसके नीचे आया तो यहाँ पे 1200 से 1250, 1300 से 1250 तक का यहाँ पे जो सफ़र है वो शुरू कर देगा। राइट। उसके बाद टाइटन, ठीक है, ज्वेलरी का सबसे बड़ा। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है ना। देखिए आप, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न, ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे। और देखिए मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि 50% गिरेगा, 60% गिरेगा, यहाँ पे मैं छोटे छोटे रेंज बता रहा हूँ। ये रेंज 15 से 25% के बीच में, कहीं कहीं 30% है, वो रेंज बता रहा हूँ। लेकिन वो रेंज भी आप देखिए कि हर जगह नेगेटिविटी भी है। मैं अगर 20% भी किसी शेयर का ऑन एन एवरेज 15 से 20% गिरावट भी लेके चलूँ, तो उस 15 से 20% का इम्पैक्ट निफ्टी में भी देखने मिलेगा। नो डाउट कि ये आप डायरेक्ट कोरिलेट नहीं कर सकते कि शेयर में 15% तो निफ्टी में भी, क्योंकि निफ्टी एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, तो वहाँ पे पोजीशंस मैनेज होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि टाइटन जो है उसका रेजिस्टेंस आपका 2770 और 2690, और हम किधर बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं 1922 से लेके 1840 के बीच में। ठीक है। ये हमारा सपोर्ट है जिसकी ओर हम अग्रसर है, यहाँ पे भी नेगेटिव। इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि बड़ी कंपनीज को देखूँ मैं। अरे सबसे बड़ी कंपनी कहाँ गया भाई, मैंने छोड़ दिया क्या कुछ। ये यहाँ पे रिलायंस नहीं दिख रहा है, ये कैसा हो गया। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं, क्योंकि निफ्टी में रिलायंस ना दिखे, ये कैसा हो गया भाई। ये मुझे नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है तो आप बताइए कौन से नंबर पे है। ये नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, हाँ ये रहा, सॉरी यहाँ पे बीच में था, है ना। सबसे बड़ा मार्केट कैप तो यही है, 10-12-15% का मार्केट कैप निफ्टी का यही होल्ड करता है। तो रिलायंस जिधर निफ्टी उधर वाली बात है। ये रहा रिलायंस। और रिलायंस का देखिए, ये पक्का टॉपिंग आउट पैटर्न है। यहाँ पे आप देखिए इंडिकेटर्स, इसके इसके इंडिकेटर्स देखिए आप। और ये अगर गिरेगा भी नहीं ना, तो यहाँ पे ये जो मैंने रेंज ड्रॉ किया ना, इस रेंज के बीच में ट्रेड करेगा। अगर आप रिलायंस जैसे एक लेवल के बाद अगर नहीं भी गिरता है ना, यहाँ पे देखिए कुछ लाइंस में हटा देता हूँ ताकि थोड़ा साफ सुथरा दिखे। तो यहाँ पे ये अब देखिए कि जाएगा भी नहीं ऊपर, ये कंसोलिडेशन में चले गया है। और ये कंसोलिडेशन में देखिए ये अक्टूबर 2021 से चले गया है। सपोर्ट कहाँ है,
2250 और 2190, ये उस तरफ जा रहा है। ऊपर आपका रेजिस्टेंस कहाँ पे था? 2745 और 2680। तो अगर आप निफ्टी को देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि यहाँ पे अपसाइड है, तो रिलायंस को देख लीजिए, जो कि यहाँ पे अभी इसका क्लोज है 2384, और मैं यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूँ। तो ये बात आप देख लीजिए, मतलब यहाँ पे 10 से 15%, एक मिनट में कर परसेंटेज कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। ये, हाँ, 8%, ठीक है। 8% इन रिलायंस, प्लस प्लस माइनस। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 2180 के नीचे ना जाए रिलायंस, क्योंकि इस रेंज के नीचे गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इंडिकेटर्स पहले से कुछ और इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये रेंज बाउंड है तो ठीक है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके बाद ये हम आ गए हैं, और 2-3 में बड़े शेयर देख लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, एक है यहाँ पे, वैसे तो रिलायंस में जियो भी है, लेकिन स्पेसिफिकली वो टेलीकॉम नहीं है, कॉन्ग्लोमरेट है रिलायंस, है ना, जब तक कि जियो का अलग नहीं आ जाता। ये रहा भारती एयरटेल, ठीक है। भारती एयरटेल का चार्ट देखिए, सिमिलर पैटर्न अब देख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नो डाउट मैंने कई महीने पहले वीडियो बनाया था, क्योंकि यहाँ पे एक मल्टी डेकेड ब्रेकआउट हुआ था लास्ट। यहाँ पे मल्टी डेकेड तो नहीं, एक डेकेड से ज़्यादा, 15-15 ईयर्स, 2007 के बाद ब्रेकआउट हुआ है 2021 में। तो ये एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन क्या है कि कभी कभी ब्रेकआउट रीटेस्ट होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपके ब्रेकआउट जो हैं वो रीटेस्ट हो। तो ये जिस तरीके का ट्रेंड है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर, जैसा कि इस लेवल के नीचे ही क्लोज आया है यहाँ पे, तो ये लेवल आप देख लीजिए, ध्यान रखिए कि अगर भारती जो है 785 के ऊपर नीचे ट्रेड करता है, 785 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो रेंज है ना 512 से 580 का, ये टेस्ट करेगा, फिर से टेस्ट करेगा, ठीक है। वो प्राइस हाई किए वो छोड़ दीजिए, 785 के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो आने वाले हफ्तों और महीनों में यहाँ पे भी आपको डाउन साइड दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं ना जो बहुत क्लियर होती हैं, उसमें कोई इधर उधर की बात नहीं आती है। इसके बाद आते हैं नेस्ले। देखिए, मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर अगर आप बोलेंगे ना, स्पेसिफिकली एक वीडियो है जो मैंने बहुत पहले बनाई थी, लेकिन वो आज के डेट में उस समय से ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि लोग तब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे 1-1.5 साल पहले, और उस समय जो मैं बोल रहा था, अगर आप ट्रेंड देखेंगे वैसा ही हो रहा है, तब भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। यहाँ पे आप देखिए नेस्ले का, कि यहाँ पे धीरे 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 करके मोमेंटम डाई डाउन हो रहा है। अब नेस्ले नो डाउट ये एफएमसीजी के काउंटर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होते हैं, तो नो, ये एक रेंज में रहेगा, आप यहाँ पे गिरावट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रेंज में भी आप देख रहे हैं ना, तो ये देखिए, ये आपका रेंज है। तो जब तक वैल्यूएशंस और प्राइस जब तक फेवर में नहीं आ जाते, खासकर इनके रॉ मटेरियल के प्राइजेस जो है नीचे आएंगे, फिर वैल्यूएशंस जब तक मैनेज नहीं हो जाते, या तो करेक्शन में चले आएगा या कंसोलिडेशन में। फिलहाल नेस्ले जैसा काउंटर करेक्शन में बहुत कम जाता है, अननेसेसरी रिसेशन भी इसको मेजर करेक्शन में नहीं डाल सकती है, ऐसे काउंटर है। तो नेस्ले अगर 20,700 के नीचे, 20,680 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो नीचे जो आपका सपोर्ट होगा वो 16,370 से लेकर 16,000 के बीच में। तो अभी हम नेस्ले में कंसोलिडेशन में है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप पैसे लगाते हैं ना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आप वेट कीजिए, एसआईपी कीजिए, या तो यहाँ पे चुपचाप बैठे रहिए। ट्रेंड मैंने आपको स्पेसिफिकली दिखाया है, तो ये बात है जो आपको ध्यान रखना है। स्टील में तो मैंने वैसे चेक नहीं किया है कोई भी। चलिए, जेएसडब्ल्यू स्टील, मैं टाटा स्टील को क्यों नहीं किया, क्योंकि जेएसडब्ल्यू जो है ना वो फ्रंट रनर रहता है हमेशा। आप अगर देखेंगे ना कि जेएसडब्ल्यू का जो प्राइस चार्ट है, उसका जो वैल्यूएशन परफॉर्मेंस, वो बाकी सब स्टील कंपनी से ना बहुत अच्छा होल्ड करता है, उसके वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है। मैं दिखा भी दूंगा, या आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं चार्ट पे फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए सिमिलर, एक तो यहाँ पे डाई डाउन हो रहा है, ये वैल्यूएशन नीचे जा रहा है, या इंडिकेटर्स नीचे की ओर इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन
यहाँ पे जो वीकली चार्ट है ना वो ज़्यादा अच्छे से आपको दिखाएगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप JSW स्टील का प्राइस चार्ट देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे JSW स्टील का अगर आप प्राइस चार्ट देखते हैं तो अभी JSW स्टील इस बड़े रेंज में है। ये जो है ना ये बड़ा दायरा है, यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल्स भी हैं। तो JSW स्टील अगर आप देख रहे हैं ये बार बार रेजिस्टेंस को हिट किए जा रहा है, और यहाँ पे देखिए 777 797 ये रेजिस्टेंस है, और आपके बड़े सपोर्ट जो हैं ये 570 से लेके 519 के बीच में। तो मैंने इस कुछ समय में जितने देर मैंने एनालिसिस किया, यहाँ पे 15-20 शेयर मैंने आपको एनालाइज करके दिखाया, और मेजॉरिटी अपने सेक्टर के लीडर्स हैं, ठीक है। चाहे बैंकिंग में बोलिए, चाहे सीमेंट में बोलिए, चाहे स्टील के बोलिए, चाहे FMCG में बोलिए, चाहे IT, हाँ ये IT का एक छूट गया, तो इन्फोसिस का करूँ या TCS का? चलिए इन्फोसिस का करते हैं ये, क्योंकि अभी TCS को आउटबीट कर रहा है ना, तो इन्फोसिस का करते हैं, ठीक है। और पर्सनली अगर आप IT का इंडेक्स देखेंगे ना, मुझे नहीं लगता करेक्शन ख़त्म हुआ है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई मे बी रॉन्ग। ये हम समवेयर इन द मिडल है ना वैल्यूएशन के, क्योंकि इतना जल्दी वैल्यूएशन का जो है ना, IT नो डाउट एक स्टेबल इंडेक्स है और मेरा पर्सनल फेवरेट है भाई, लेकिन बात ऐसी है कि यहाँ पे IT आउट परफॉर्म तो नहीं करेगा, मुझे लगता है करेक्शन और बाकी है। अब कितना बाकी है क्या है, राइट? नो डाउट जिस तरीके से गिरा है बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस है, तो मैं तो चाहता हूँ भाई करेक्शन फास्ट एंड फ्यूरियस होके ख़त्म हो जाए, ताकि अच्छे लेवल्स मिले और हम उन लेवल को यूज़ कर सकें। तो बात ऐसी है, अगर मैं इन्फोसिस का चार्ट देखूं तो मुझे कुछ इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ पे दो लेवल्स हैं। पहला तो ये कि फ़िलहाल जो करंट रेंज है ना वो है, ये देखिए ऊपर है 1633 और 1680, ये आपका रेजिस्टेंस है। नीचे सपोर्ट है 1377 और 1349 का। सबसे पहली बात, हम 1349 के नीचे जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर इन्फोसिस 1680 के ऊपर जाता भी है तो ये कहीं ना कहीं ये जो प्रीवियस हाई है ना 1930 से लेकर 1940 के बीच में, यहाँ पे स्टक हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्योंकि इन्फोसिस की बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये ना करेक्ट हो उतना जितना अदर दूसरे, या TCS वो इतना ना करेक्ट हो जितना अदर जो है बाकी IT के शेयर्स करेक्ट हो। वहाँ पे बाइंग भी आ रही है, लेकिन जो प्राइस मैं प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो दूसरी चीज़ है, और वहाँ पे अभी तक जो सेटल डाउन हुआ नहीं है। तो यहाँ पे अब मैं ये बोल सकता हूँ, हमने फार्मा देखा, हमने मेटल देखा, हमने बैंक देखा, हमने सीमेंट देखा, हमने हॉस्पिटल देखा, ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन देखा, FMCG देखा, एक चीज़ आप देखिए कॉन्ग्लोमरेट भी देखा, ठीक है। एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेंड, एक का भी ट्रेंड ऐसा इंडिकेट नहीं कर रहा है कि वो ऊपर जा रहा है। मैं मेजर कंपनीज की बात कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि हम निफ्टी से कैसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बजट में क्या होता है, बजट के दिन क्या होता है, उस दिन क्या होता है, उसको मैं एक्सक्लूड कर दूँ, अनलेस एक्सेप्शन क्या है कि कोई बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज आ जावे, ठीक है। और क्योंकि हम इलेक्शन के ईयर में हैं, अगला साल इलेक्शन से भरा हुआ है कि तो यहाँ पे पॉपुलिस्ट मेजर आ सकते हैं, तो वो बाज़ार के लिए कितना सही होगा कितना नहीं होगा नहीं पता। लेकिन बात ऐसी है कि ट्रेंड, अगर मैं न्यूज़ हटा दूँ, इवेंट हटा दूँ, खाली प्राइस एक्शन पे फोकस करूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा एंथुजियाज़म है, अनलेस कि ट्रेंड ब्रेकआउट हो रहे हैं बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम से, अनलेस यहाँ पे जैसा कि मैं बोला पॉलिसी और स्ट्रैटेजी और बहुत बड़ा कुछ यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में चेंज आ रहा है। अगर वैसा नहीं है, ट्रेंड नॉर्मली अपने तरीके से काम करता है जैसे कि वो करता है, तो यहाँ पे आप अगले आने वाले हफ्तों और महीनों में
या तो कंसोलिडेशन देखेंगे या तो करेक्शन देखेंगे। ब्रेकआउट इज़ वेरी एक्सेप्शनल और ये कुछ शेयर्स तक ही निर्धारित होंगे। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होंगे, जहाँ तक मेजॉरिटी में अगर आप बोलेंगे, अगर आप करेक्शन नहीं समझते तो कंसोलिडेशन समझिए। अपसाइड नहीं मिलने वाला है, लुब्बे लुबाब ये है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।